हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा आज एडवांस अकाउंटिंग का जो चैप्टर है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, चैप्टर नंबर 7 है, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे कि लिक्विडेशन क्या होता है। देखिए लिक्विडेशन क्या होता है। लिक्विडेशन का मतलब वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी का बंद होना। कंपनी को बंद हो जाना को एक लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप कहते हैं। ये जो वाइंडिंग अप है वो दो तरह का है। एक है वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप और दूसरा है, सेकंड में है कंपल्सरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ठीक है। जो वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये उसका शेयर होल्डर और उसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर और मैनेजमेंट के ऊपर वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप निर्भर करता है। और जो मैंडेटरी वाइंडिंग अप है, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? पहला है क्या, इफ कंपनी नॉट एबल टू पे इट्स डेप्ट। अगर कंपनी, इसका जो डेप्ट है और जो लोन है, अगर ये उसको पे करने का क्षमता नहीं रहा तो वो उसको वाइंडिंग अप कर देंगे। और अदर कुछ रीजन के लिए वो भी अदर रीजन हो सकता है, अदर रीजन भी हो सकता है। हम डिटेल में तो लॉ में पढ़े होंगे, तो अब हम इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसको देखेंगे। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो 3 तरह का है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 तरह का है। पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दूसरा है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, और तीसरा है बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी, ठीक है। ये 3 तरह का हमें अकाउंटिंग करना है। पहले हम देखेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखेंगे। इसके लिए हम एक फॉर्मेट बनाना चाहेंगे, आप भी बना लीजिए मेरे साथ साथ फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सो पहले आएगा लिस्ट ए। ये जो लिस्ट ए बनाने का है, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि लिस्ट ए क्यों है, लिस्ट बी क्यों है, ये सब। देखिए पहले हम, जब भी एक कंपनी लिक्विडेट होगा, कि जब भी एक कंपनी बंद होगा, पहले वो देखेगा कि मेरे को क्या, मेरे जो कंपनी को क्या आना है और क्या उसको पे करना है। अगर कोई कंपनी बंद होता है तो क्या होता है, उसका जो एसेट्स है वो सब बिक जाता है, और जो स्टॉक है वो भी सब बिक जाता है, और जो डेप्टर है वो भी सब बिक जाता है। सब बिक के उसके पास कितना पैसा आ रहा है, उससे उसका जो डेप्ट है, उसका जो क्रेडिटर्स है और उसका जो लोन्स है, क्या वो सभी पे कर करने पे कर हो पे कर पाते हैं या नहीं। अगर वो सब फुलफिल हो जाता है, पेमेंट वो सब फुलफिल होता है कि नहीं, तभी हम क्या करते हैं कि एसेट को बेचने के बाद हमारे पास क्या आता है, पहले हम देखेंगे कि लिस्ट ए में क्या आता है, लिस्ट बी में क्या आता है। पहला है गया एसेट, एसेट से क्या आ गया, लिस्ट ए, लिस्ट ए में क्या आ गया,
assets not specifically placed। जो भी एसेट गिरवी नहीं रखा है उसका रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी एसेट गिरवी नहीं रखा है उसका क्या रियलाइजेबल वैल्यू होगा। पहले हम देखेंगे ऐसे ये जो आ गया एसेट मतलब प्लांट हो गया कि डेटर हो गया, ये सब जो भी गिरवी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है लिस्ट। जो एसेट है वो इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, जो एसेट है वो इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। लिस्ट बी, लिस्ट बी में क्या आता है, assets which are specifically placed। जो भी एसेट प्लेस गिरवी रखा होगा उसका जो रियल एलिजिबल वैल्यू, मान लीजिए एसेट रियल एलिजिबल वैल्यू, एसेट रियल एलिजिबल वैल्यू आ गया। जो एसेट प्लेस्ड है, बोरोइंग जो भी होगा वो आ जाएगा। बोरोइंग कितना है, जो प्लेज हो रख के जो बोरोइंग लाए होंगे वो बोरोइंग कितना होगा। अगर ये सरप्लस आया तो यहाँ आएगा, सरप्लस आया तो यहाँ आएगा। अगर डेफिसिट आया तो लिस्ट बी में नहीं, वो लिस्ट ई में आएगा। अगर डेफिसिट आया तो वो हो गया, ये हो गया क्या एसेट्स, ये टोटल हम कर लेंगे। उसके बाद आता है लिस्ट सी। लिस्ट सी की लिस्ट सी क्या कहता है कि प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, लिस्ट सी कहता है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, देखिए जो पेमेंट करने के लिए जो पहला हकदार है, पेमेंट करने के लिए जो पहला हकदार है उनको हम प्रिफरेंशियल क्रेडिटर कहते हैं। मान लीजिए कंपनी के पास जो एसेट है वो बेच दिया, जो भी प्लेस्ड एसेट था उसके अगेंस्ट में जो भी सरप्लस मनी आना था वो आ गया, एसेट के कंपनी के पास पैसा आ गया तो वो तो पेमेंट करेगा ना। जब भी वो लिक्विडेट, जब भी मैंने पहले कहा था जब भी लिक्विडेशन होगा क्या होगा, उसका जो एसेट वो बिक दिया जाएगा, और जो भी एसेट उसका गिरवी था उसका रियल एलिजिबल वैल्यू उसके जो बोरोइंग अमाउंट को लेस करके अगर उससे कुछ सरप्लस आता है वो भी उसके साथ आ जाएगा। मिलाकर जो भी अमाउंट, इसको मिलाकर जो भी अमाउंट होगा उससे क्या होगा, उनके जो ड्यूज है उनको पेमेंट करना पड़ेगा। उस ड्यू में किसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, वो यहाँ पर लिखा होगा कि प्रेफरेंस क्रेडिटर, किसको हम प्रेफरेंस क्रेडिटर कहते हैं। इसको एक नोट 1 में देख लेंगे पीछे से, ठीक है। देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी का नोट 1, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर किसको हम पहले पेमेंट करेंगे। पहला क्या आता है, बुक में क्या दिया हुआ है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पहला का आ गया गवर्नमेंट टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स। जो भी गवर्नमेंट का टैक्स है, मान लीजिए कोई भी अगर आपका कोई भी ड्यू, आपका कोई भी ड्यू एरियर है, कोई भी जो गवर्नमेंट का टैक्स जो ड्यू है वो जो आपका आउटस्टैंडिंग है, अगर आप कुछ दिनों से कुछ महीनों से क्या, अगर कुछ महीनों से आप जीएसटी पेमेंट नहीं किए हो, अगर कुछ सालों से आपका जो टैक्स है अगर वो आप नहीं दिए हो, तो जब भी आपका लिक्विडेशन होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रेफरेंस किससे दिया जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स को। वो भी कितना, वो जो भी होगा, जो भी टैक्स होगा 12 मंथ के अंदर उसी को हम प्रेफरेंस क्रेडिटर मानेंगे, ठीक है। द ड्यू becomes within the 12 months
अगर जो वो भी गवर्नमेंट टैक्स होगा, अगर उसी 1 साल के अंदर जो कोई भी टैक्स होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, ठीक, उसको हम प्रेफरेंस क्रेडिटर मानेंगे। कोई भी टैक्स होगा 1 साल के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में आता है सैलरी एंड वेजेस। जो भी सैलरी एंड वेजेस है वर्कर लोग का, एम्प्लॉय लोग का, उनको तो हम निराश नहीं करेंगे ना। जब भी लिक्विडेशन होगा गवर्नमेंट के बाद उनको भी तो पेमेंट करना, उनको भी पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कहता है, जो भी सैलरी एंड वेजेस होगा वो 12 मंथ्स के अंदर ही होगा, 12 मंथ्स के बाद का नहीं होगा। मतलब जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी should not be outstanding for more than 12 months। जो भी सैलरी होगा, जो भी सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है वो 12 मंथ की 12 मंथ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं हो गया, 12 मंथ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं हो गया। और क्या होगा, और 20,000 20,000 पर एम्प्लॉय और 4 मंथ सैलरी। which लॉयर, वो आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर, वो आएगा। क्या होगा, क्या आएगा कि एक एम्प्लॉय का 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 4 मंथ का सैलरी, ये दोनों का जो भी लॉयर होगा वो प्रेफरेंशियल। देखिए सैलरी 12 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं हो गए, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या आएगा कि 4 महीने का सैलरी आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा 4 महीने का सैलरी। और थर्ड में क्या आता है, थर्ड में आता है हॉलीडे रेमुनरेशन। हॉलीडे रेमुनरेशन, अगर कोई हॉलीडे रेमुनरेशन आउटस्टैंडिंग रहा हुआ है, अगर कोई एम्प्लॉय का हॉलीडे रेमुनरेशन, अगर कोई एम्प्लॉय का हॉलीडे रेमुनरेशन आउटस्टैंडिंग है और वो ड्यू टू पे भी है एम्प्लॉय को, वो भी हमारा क्या आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आ जाएगा हॉलीडे का रेमुनरेशन। उसके बाद आता है compensation under ESI PF Act। compensation under ESI और PF। ये जो compensation है, अगर आपको PF फंड को और ESI को, अगर आप कंपनी को कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो भी देना पड़ेगा, जो PF और ESI को तो देना पड़ेगा, वो भी आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। पहले जब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जो भी पेमेंट होगा उसमें से, और ESI वाले और PF वाले भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कंपेंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट। अगर कंपनी से काम करने के वक्त कोई भी एम्प्लॉय का अगर डेथ हो जाता है और डिसेबलमेंट आ जाता है, तो उसको भी वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ही मानेगा। उनको जो भी पैसा पेमेंट करना है, अगर जो भी मनी उनको पेमेंट करना है, उनको भी कंपनी एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ही मानेगा। उसके बाद आता है पीएफ पेंशन फंड एंड ग्रेच्युटी फंड। पीएफ तो यहाँ पर आ गया, और पेंशन फंड और पेंशन फंड, पीएफ, ग्रेच्युटी, जो भी पेएबल होगा, पीएफ फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, जो कि रिटायरमेंट के वक्त मिलता है,
जो भी पेएबल होगा कंपनी को वो भी उसको देना पड़ेगा, कंपनी को वो भी इसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आते हैं। ये सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब देखिए जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं पेमेंट करने के वक्त, जिसको हम पहले ही प्रायोरिटी देते हैं वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के आते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैटेगरी में आते हैं। और सेवेंथ पॉइंट में क्या आता है? सेवेंथ पॉइंट में आता है एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने के जो एक्सपेंसेस होगा वो भी हमारा मतलब जो भी लिक्विडेटर आएगा, लिक्विडेटर जो रेम्यूनरेशन होगा उससे वो भी कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा ना, वही सब एक्सपेंसेस ऑन इन्वेस्टिगेशन, इस सब को भी हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ही मानेंगे। तो हो गया। देखिए पहला क्या आता है, गवर्नमेंट का जो भी टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो से स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो से स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो कि बिफोर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। और सैलरी एंड वेजेस जो कि आउटस्टैंडिंग होगा कितने दिनों से, 12 मंथ से आउटस्टैंडिंग होगा, और 4 महीने का, और 20,000 का, जो 20,000 पर एम्प्लॉई का जो एवरेज एम्प्लॉयर, हम उसको प्रेफरेंस क्रेडिटर में मानेंगे। और हॉलिडे रेम्यूनरेशन, जो एम्प्लॉई का हॉलिडे रेम्यूनरेशन पेएबल होगा उनको भी प्रेफरेंस क्रेडिटर मानेगा। और कंपनसेशन अंडर ईएसआई, जो भी कंपनसेशन होगा ईएसआई के अंदर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर जो भी पेएबल होगा वो भी उसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मानेगा। और फिफ्थ पॉइंट में आता है कंपेंसेशन इन रेस्पेक्ट टू डेथ, और जो भी कंपनी का जो एम्प्लॉय लोग का डेथ और डिसेबलमेंट अगर होता है तो वो भी उनको प्रेफरेंस क्रेडिटर ही मानेगा। तो जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा तो उनको पहले ही पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है पेंशन फंड। पेंशन फंड को भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाता है। और एक्सपेंसेस, जो भी लिक्विडेटर आएंगे उनको जो भी एक्सपेंसेस होगा और उनको जो भी रेम्यूनरेशन लगेगा वो भी प्रेफरेंस क्रेडिटर ही माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। उसके बाद आता है लिस्ट डी। लिस्ट डी, लिस्ट डी क्या आता है? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर जो कि फ्लोटिंग चार्ज है। ऑन असेट्स। जो भी डिबेंचर होल्डर होगा लिस्ट डी में आएंगे, जो भी डिबेंचर होगा लिस्ट डी में, जिसका डिबेंचर होल्डर के अगेंस्ट में फ्लोटिंग चार्ज लगाया होगा, जो मतलब एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है ना, चार्ज का सेक्शन आप तो लॉ में पढ़े होंगे ना, ग्रुप 1 में। तो जो चार्ज क्रिएट होता है जो एसेट के ऊपर, वो डिबेंचर होल्डर के अगेंस्ट में होता है। तो डिबेंचर होल्डर को हम डी में, लिस्ट डी में लाते हैं डिबेंचर होल्डर को। ठीक है, उसके बाद आता है लिस्ट ई। लिस्ट ई में आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है वो प्रेफरेंस क्रेडिटर में जो बच गए वो सब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आ गए। जो प्रेफरेंस क्रेडिटर में जो भी बच गया वो सब आ जाएगा कहाँ पर? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आ जाएगा। और कौन आएगा? और आएगा जो डेफिशिएंसी यहाँ पर बचा होगा लिस्ट बी का, डेफिशिएंसी इन लिस्ट बी का जो डेफिशिएंसी अकाउंट बच गया वहां पर ये जो बच गया ये कहाँ आ जाएगा? लिस्ट ई में आ जाएगा, लिस्ट ई। उसके बाद आता है लिस्ट एफ। लिस्ट एफ में क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी पेमेंट करना होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी पेमेंट करना पड़ेगा वो सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आ जाएगा। और उसके बाद आता है जो बचा कुचा है वो सब क्या आएगा? लिस्ट जी में आएगा, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर जो बचेगा इस एसेट का रियलाइजेशन में, जो बचेगा पेमेंट, पहले पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को होगा, उसके बाद डिबेंचर होल्डर जो कि फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट उनको होगा,
उसके बाद होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, उसके बाद होगा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, उसके बाद जो बचेगा वो होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। इसके एक एक क्वेश्चन करने से ये आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा लिस्ट एच, जो कि डेफिशिएंसी अकाउंट है, जो कि हम डेफिशिएंसी जो भी लिस्ट एच में ही जानेंगे कि ये तो हम एक अलग ही इसको समझाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट का। ठीक है, समझ में आ गया ना? जो भी एसेट रियलाइज होगा, अगर वो प्लेस्ड नहीं है उसका रियलाइजेबल वैल्यू, और जो भी प्लेस्ड है उसका जो प्लेस्ड अमाउंट रियलाइजेबल वैल्यू और लेस उसका जो बोरोइंग अमाउंट है उसको लेस करने से अगर वो सरप्लस आता है तो लिस्ट बी में आएगा। ये दोनों को मिलाकर जो भी अमाउंट होगा उससे क्या होगा, हमारा पेमेंट होगा। जो भी पेमेंट होगा, पहले पेमेंट क्या होगा, लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को देने के बाद जो भी आएगा उसके बाद दिया जाएगा लिस्ट डी डिबेंचर होल्डर, जो कि फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट है। और उसके बाद आता है लिस्ट ई में क्या आता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होगा कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद जो बच गया वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में और भी एक आता है कि जो भी अगर एसेट रियलाइज होने, जो प्लेस्ड एसेट है अगर वो रियलाइज होने के बाद वक्त अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाता है तो वो भी लिस्ट बी वाला जो भी है वो लिस्ट ई में आ जाएगा। और उसके बाद आता है लिस्ट एफ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर कोई भी अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना होता है तो लिस्ट एफ में आएगा। अगर उसके बाद जो बच जाता है वो उनको क्या होता है, जो कंपनी का मालिक लोग का है। अगर कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। उसके बाद आता है लिस्ट एच हमारा आता है डेफिशिएंसी अकाउंट। ये बात हम अगले इसी लेक्चर में हो या उसके बाद वाले लेक्चर में हम डेफिशिएंसी अकाउंट समझा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको उसका एक क्लैरिटी मिल जाए, वो लिस्ट ए से क्या कैसे बी ऐड होके और लिस्ट सी डी ई एफ ये सब डिडक्ट होते हैं, उसके एक हम एक क्वेश्चन करने से हमको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए पहले क्या आता है क्वेश्चन, मैं पढ़ लेता हूँ। एक्स लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 अप्रैल 2001। ये 1 अप्रैल में लिक्विडेशन होगा। The following balances are extracted from its books on that date. मशीनरी है 90,000, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है 1,20,000, स्टॉक 3,000, डेटर 1,50,000, इन्वेस्टमेंट 18,000, कैश इन हैंड 3,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका जो डेबिट बैलेंस ये है क्या, लॉस है 1,20,000। और उसके बाद आता है शेयर कैपिटल, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 2,40,000, डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ये है 1,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 54,000। उसके बाद आता है क्रेडिटर आ गया 60,000। द फॉलोइंग एसेट्स आर वैल्यूड एट, जो भी यहाँ पर आ गया जो एसेट है लिक्विडेशन होने के वक्त क्या उसका वैल्यू है, लिक्विडेशन होने के वक्त उनका वैल्यूएशन क्या है। मशीनरी का 1,20,000 है, ये जो रियलाइज्ड वैल्यू है वही है। और लीज प्रॉपर्टी का 2,18,000 है, इन्वेस्टमेंट का 12,000 है। उसके बाद आता है स्टॉक आ गया 6,000, डेटर आ गया 1,40,000। ठीक है, उसके बाद आता है द बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। देयर आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अमाउंट 3,000 व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स ऑफ 60,000। देखिए तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट टाइटल डीड्स लीज होल्ड प्रॉपर्टी। जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, जो बैंक ओवरड्राफ्ट लाया हुआ है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, मतलब ये प्लेस्ड में आ गया। जो भी स्पेसिफिकली प्लेस्ड हो गया वो इसी के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आ गया। तो जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा 3,000, वो जो क्रेडिटर है 60,000 का वो इंक्लूड नहीं है, ये बोला गया है व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स।
ठीक है, ये ऐसा बोला गया है। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे? तो चलिए मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर इल्यूस्ट्रेशन 10, इल्यूस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 7.30। ये है सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंटिंग, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंटिंग का न्यू सिलेबस का बुक है। सो मैं पहले फॉर्मेट बना देता हूं। particulars amount statement of affairs। ठीक है, पहला आएगा असेट्स। असेट्स में क्या आएगा? लिस्ट ए। लिस्ट ए में क्या आएगा? असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। जो भी असेट प्लेज नहीं होगा, स्पेसिफिकली प्लेज नहीं होगा। सो देख लेते हैं। मशीनरी 1,80,000। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी का तो जो प्लेस्ड है ना बैंक ऑफ ऑर्डर के अगेंस्ट, उस वो नहीं आएगा। उसके बाद आएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आता है 12,000। उसके बाद आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक क्या आएगा? 6,000। उसके बाद आएगा डेटर। डेटर कितना आएगा? 1,40,000। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। और एक आएगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, जो भी कैश इन हैंड होगा कितना है? 3,000। वो यहाँ पर लिख लेंगे। ये सब गिवन है क्वेश्चन में। देखिए कितना आता है? 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 1,40,000 प्लस 3,000, 3,41,000, 3,41,000 आ गया लिस्ट ए का। उसके बाद आएगा लिस्ट बी। लिस्ट बी में क्या आएगा? असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। जो भी असेट स्पेसिफिकली प्लेस होगा ये यहाँ पर आएगा। पहले आएगा रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट आ गया। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट। बोरोइंग आ गया, बोरोइंग आ गया। और यहाँ पर सरप्लस आ गया। उसके बाद डेफिसिटी। ठीक है, पहले रियलाइजेबल वैल्यू क्या आएगा? जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी का 2,18,000, 2,18,000 आ गया उसका रियलाइजेबल। उसका बोरोइंग होगा किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा का बोरोइंग कितना है? 54,000। अगर 54,000 और ये 2,18,000 तो सरप्लस क्या आएगा? 2,18,000 लेस 54,000। सो आ गया 1,64,000। सरप्लस आ गया 1,64,000। सो सरप्लस आया तो लिस्ट बी में यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं। टोटल क्या आता है? 3,41,000 प्लस 1,64,000 आ गया 5,05,000। ठीक है, उसके बाद आता है लिस्ट सी। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर होगा वो बुक पर क्या है? स्पेसिफिकली दिया हुआ है। देखिए स्पेसिफिकली बुक पर दिया हुआ है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर कितना, वो दिया हुआ है स्पेसिफिकली 3,000 प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। प्रिफरेंशियल
क्रेडिटर 3000 उसके बाद आता है लिस्ट डी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद आता है डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट। तो डिबेंचर होल्डर तो फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट हो गया, कितना आ गया, वो आ गया 1,50,000। ठीक है। उसके बाद आता है लिस्ट ई। लिस्ट ई में आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में क्या आएगा, जो प्रेफरेंस क्रेडिटर के बाद जो भी क्रेडिटर होगा वो अनसिक्योर्ड होगा। मतलब अगर वहाँ इस पर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो 3000 है, अगर जो व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स ऑफ 60,000, जो कि 60,000 के जो भी है हमारा जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उससे वो इंक्लूड नहीं है। ये देखिए 60,000 जो कि प्रेफरेंस क्रेडिटर इंक्लूड नहीं है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हम लिख देंगे यहाँ पर 60,000। उसके बाद आता है लिस्ट एफ। लिस्ट एफ क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है सो ब्लैंक कर देंगे। उसके बाद आता है लिस्ट जी। लिस्ट जी आएगा क्या, इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के ही पेमेंट किया जाएगा। आ गया 2,40,000। सो यहाँ पर क्या आता है हम देख लेते हैं, सरप्लस आता है क्या या डेफिसिट आता है। सो 5,05,000 लेस 3,000 लेस 1,50,000 लेस 60,000 लेस 2,40,000। 52,000 का हमारे पास सरप्लस बच जाता है। तो यहाँ पर आएगा एस्टिमेटेड सरप्लस कितना आएगा 52,000। देखिए जो डेफिशिएंसी अकाउंट है, अगर क्वेश्चन में बताया, अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओ तो बनाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि क्वेश्चन डेफिशिएंसी अकाउंट नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, तो नहीं बनाना चाहिए। सो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, क्या आता है। सो फ्रेंड्स हम अभी इलस्ट्रेशन नंबर 11th करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, सेम टू सेम है। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर दिया हुआ है। इंसोल लिमिटेड इज टू बी लिक्विडेटेड द फॉलोइंग बैलेंसेस स्टार्टेड 1 April 2001 फ्रॉम इट्स बुक्स। सो 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, सो हो गया 25 लाख। सिक्योर डिवेंचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए जब भी आप लिक्विडेशन का जो क्वेश्चन करेंगे, जब अगर वो यहाँ पर दिया होगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए, वो तो लास्ट में दिया होगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाइए और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनाइए, वो तो लास्ट में दिया होगा। तो अगर आपको लगता है स्टार्ट में लास्ट में देख कर लगता है कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही बनना है, तो आप क्या करेंगे, तो पास में वो कहाँ शेड्यूल में, किस शेड्यूल में आएगा वो आप पास में लिख लेना चाहिए। सो ये जो लिक्विडिटी शेयर का है ये किस लिस्ट पर आएगा, लिस्ट जी में आएगा। इक्विटी शेयर लिस्ट जी में, ये जो सिक्योर डिबेंचर और लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो प्लेस्ड दिख रहा है ना, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग, वे जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसके अगेंस्ट में डिबेंचर दिया हुआ है, तो ये आगे गया लिस्ट बी में।
उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन कहाँ पर आता है? लिस्ट ई पर आता है। उसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिटर, ये भी लिस्ट ई पर ही आता है। उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग, ये यहाँ से सेटल हो जाएगा डिवेंचर से। उसके बाद आता है अदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये लिस्ट ए में आएगा, लिस्ट ए में आएगा। उसके बाद आता है करंट एसेट, ये भी लिस्ट ए में आएगा। उसके बाद है पीएल अकाउंट, उसके तो कुछ करना नहीं क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना ही नहीं चाहिए। ये पर भी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ भी मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि हम डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएं, तो इसका कुछ करना नहीं है। उसके बाद आता है कंटिजेंट लायबिलिटी, जो बिल डिस्काउंटेड है, ये तो हमारा प्रेफरेंस क्रेडिटर नहीं है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन है? फॉर एक्साइज ड्यूटी डिमांड, ये प्रेफरेंस क्रेडिटर हमारा हो गया। एक्साइज ड्यूटी तो हमको गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ेगा ना, सो ये आ गया लिस्ट सी पर। और ये जो बिल डिस्काउंट आ गया, ये कहाँ पर आ गया? वो लिस्ट ई पर आ गया। हो गया, पास में लिख लेना चाहिए ये लिस्ट कहाँ पर, किस लिस्ट में आना चाहिए। उसके बाद आता है on investigation it is found that contingent liability are certain to in develop and that assets are likely to be realized as follow। उस सबको कंटेंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए क्या क्या एसेट हमारा रियलाइज होता है? जो लैंड एंड बिल्डिंग आता है 11 लाख का, एंड अदर प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट आता है 18 लाख का, और करंट एसेट आता है 35 लाख का। टेकिंग टू अबव अकाउंट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमको बनाना पड़ेगा अभी। सो इलस्ट्रेशन 11th, इलस्ट्रेशन 11th में क्या आएगा देखिए, पहला आता है पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ठीक है। पहला आता है असेट्स। असेट में सो लिस्ट ए, लिस्ट ए में आता है असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ठीक है। जो असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन सा असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है? पहला है प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये प्लेस्ड नहीं है। इसका जो रियल एलिजिबल वैल्यू है 18 लाख है, 18 लाख। और दूसरा है करंट एसेट, इसका जो रियल एलिजिबल वैल्यू है 35 लाख है। उसके बाद आता है लिस्ट बी। लिस्ट बी में क्या आएगा? असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, स्पेसिफिकली प्लेस्ड। इसका जो असेट बी, लिस्ट बी में जो स्पेसिफिकली प्लेस होगा वो आ जाएगा क्या? पहला आएगा क्या आएगा? पहला उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट, असेट का जो रियलाइजेबल वैल्यू, उसका बोरोइंग, उसके बाद उसका सरप्लस, उसके बाद डेफिसिट, ठीक है। इसका जो रियल एलिजिबल वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये है क्या? लैंड बिल्डिंग, रियल एलिजिबल वैल्यू कितना है? 11 लाख। जो बोरोइंग है वो कितना है? सिक्योर डिबेंचर का जो बोरोइंग है
10 लाख। सो सरप्लस आ गया 1 लाख। 1 लाख आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख सरप्लस। सो जितना आएगा टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। टोटल अमाउंट कितना आएगा, ये आ गया 18 लाख प्लस 35 लाख प्लस 1 लाख, 54 लाख। यहाँ आ गया टोटल 54 लाख। उसके बाद आता है लाइबिलिटी का साइड। सो लाइबिलिटी में क्या आएगा, लिस्ट सी। लिस्ट सी में क्या आता है, प्रेफरेंस क्रेडिटर। प्रेफरेंस क्रेडिटर, प्रेफरेंस क्रेडिटर, सॉरी, प्रेफरेंस क्रेडिटर। प्रेफरेंस क्रेडिटर में क्या आएगा, जो इसका जो प्रेफरेंस क्रेडिटर होगा, जो उसी प्रेफरेंस क्रेडिटर जो 7th आइटम है, अगर उसी से कुछ आइटम फॉल करता है तो प्रेफरेंस क्रेडिटर में आएगा। जो मैंने पहले ही समझाया था, जो 7 पॉइंट में जो आएगा वो प्रेफरेंस क्रेडिटर होगा। यहाँ पर दिया हुआ है एक एक्साइज ड्यूटी डिमांड। जो एक्साइज ड्यूटी है वो क्या, किसको दिया जाता है, वो गवर्नमेंट को दिया जाता है ना। तो इसी से ये पता चलता है कि ये गवर्नमेंट का ड्यू है। सो इसको हम प्रेफरेंस क्रेडिटर ही मानेंगे। सो प्रेफरेंस क्रेडिटर कितना आ गया, 1.5 लाख, 1,50,000। एक्साइज डिमांड 1,50,000। उसके बाद आता है लिस्ट डी, डिवेंचर होल्डर, जो कि हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, वो जो डिवेंचर है वो लिस्ट बी में आ जाता है। सो यहाँ पर लिस्ट डी के लिए डिवेंचर नहीं आता है। तो उसके बाद आता है लिस्ट ई। लिस्ट ई जो है वो क्या है, लिस्ट ई है हमारा क्या है, अनसिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर क्रेडिटर मैंने पहले ही बताया था, जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है, जो वो 7 पॉइंट में फॉल नहीं करता है, वो अनसिक्योर क्रेडिटर में आ जाएगा। पहले कौन आएगा, अनसिक्योर क्रेडिटर में आएगा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन कितना है, अनसिक्योर्ड लोन 20 लाख। उसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिटर, ये कितना है 35 लाख। उसके बाद आता है जो बिल ऑफ डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटेड जो है, बिल्स डिस्काउंटेड वो कितना है, वो है 1 लाख। सो कितना आ गया 20 लाख प्लस 35 लाख प्लस 1 लाख, हो गया 56 लाख। लिस्ट ई हो गया। उसके बाद आता है लिस्ट एफ। लिस्ट एफ क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसके बाद आता है लिस्ट जी। लिस्ट जी आता है क्या, इक्विटी शेयर होल्डर। सो इक्विटी शेयर होल्डर क्या आता है 25 लाख, 25 लाख। सो देख लेते हैं कितना आता है, 54 लाख लेस 15 लाख लेस 56 लाख लेस 25 लाख, वो आता है 42 लाख का। सो कैलकुलेशन लगता है कैलकुलेशन भूल हो गया। सो देखते हैं 54 लाख लेस 1,50,000 लेस 56 लाख लेस 25 लाख, 28,50,000, 28,50,000 आ गया डेफिसिटी। एस्टिमेटेड
डेफिसिटी आ गया 28,50,000। सो फ्रेंड्स, हम अभी तक 2 ही इलस्ट्रेशन किए हुए हैं। सो हम जो नेक्स्ट क्लास में उसका एक एडवांस प्रॉब्लम करेंगे, जो इसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो भी करेंगे, और उसके बाद बी लिस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हूँ। थैंक यू, बाय बाय।